रासायनिक खाद वगैरह है, इसकी फैक्ट्री है वो जयपुर में है, गंगानगर के अंदर नहीं है, तो ये आपका गलत है। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, ये जयपुर के अंदर होगी। टायर ट्यूब अलवर में, कोऑपरेटिव जयपुर में, राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल, जो एक्सप्लोजिव और केमिकल है वो धौलपुर के अंदर है। एक्सप्लोजिव मतलब धमाकेदार, जैसे मतलब धमाके होते हैं ना वो वाली, वो चीज है। स्टेट केमिकल वर्क्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बार बार आता है, डीडवाना, कुच्चा मंजिला। ये नया ज्योग्राफी है 41 जिलों के अनुसार, और ये मेरी पहली क्लास है जो 2025 के पेपर्स जिसमें नई ज्योग्राफी करवा रहा हूं। और मेरी लाइफ की ये 15 प्लस क्लास हो चुकी है, जो 12 घंटे लगातार मैं पिछले 3 साल से ले रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड, तो चलो ये सही हो गया, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर बताओ, आंसर करो फटाफट। पेपर्स में नई ज्योग्राफी करवा रहा हूं, चंचन की थोड़ी सी आवाज है। 15 प्लस क्लास, चलो कौन सी परियोजना कहां स्थित है उसके संबंध में प्रश्न आपसे पूछा गया है। दिए गए प्रश्न के अनुसार हम बात करें, दिए गए प्रश्न में अगर छापी परियोजना की बात करें तो वो आपकी झालावाड़ के अंदर है, और उसके बाद आपकी विलास परियोजना की बात करें तो ये बारां के अंदर है। अडवाणा बांध जो है सिंचाई परियोजना, ये आपकी भीलवाड़ा से संबंधित हो जाती है। सावन भादो, सावन और भादवे के महीने में पानी ज्यादा बरसता है, तो गुरुजी परकोटा बना दो, कोटा कोटा परकोटा, सावन भादो, ये ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार ये बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद अगर आगे देखें, कुछ परियोजनाएं हैं जो कोटा की हैं, हम कोटा की कुछ परियोजनाओं की बात करेंगे। सीधा सीधा प्रश्न आज के टाइम में परियोजनाओं का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, बताओ कौन सी कोटा के अंदर स्थित है। तो एक एक नाम लिखेंगे कोटा के अंदर। सबसे पहले लिखो, कोटा के अंदर नौनेरा है, हरिश्चंद्र है, गोपालपुरा है। नवनेरा है या नौनेरा, नौनेरा हो गया, हरिश्चंद्र, ये सुर्खियों में बहुत रहते हैं, हरिश्चंद्र हो गया, नौनेरा हो गया। उसके बाद गोपालपुरा, तकली, सावन भादो, गोपालपुरा तकली परियोजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सावन भादो मैंने करवाई दी यहां पर पीछे, और एक अलनिया परियोजना है ना, अलनिया। तो ये जितनी भी है ये सब कोटा के अंदर हो गई। ये सब कहां पर है, कोटा के अंदर है। तो इसमें जो आपका तकली बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, नौनेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो। इसके बाद हम बात करें आपकी 12 जिले की, तो 12 जिले में कई सारी परियोजनाएं हैं, उनके ऊपर भी बात करें। 12 जिले में कौन कौन सी परियोजना, सीधा सीधा प्रश्न दिया जाता है। बैंतली है, विलास है, परवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंतली है, विलास, परवन है, बैंतली, विलास है, परवन है, परवन है, बैंतली है, विलास है, ये सभी परियोजना आपकी कहां पर हो गई, 12 जिले के अंदर हो गई। अंधेरी, लासी और हत्यादे, अंधेरी, लासी, हत्यादे हैं। तो ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे प्रश्न की ये परियोजना कहां पर स्थित है। एक थोड़ा सा और लिखा दूंगा कि आपका झालावाड़ के अंदर है, वो भीमसागर है, गागरीन है, भीमसागर है और गागरीन है। हाँ जी, आगे देखो, झालावाड़ के अंदर भीमसागर है और गागरीन है। भीमसागर है, गागरोन हो गई, ये तो सीधा सही पता चले। भीमसागर को ज्यादा याद रखना। पिपलाद हो गई और राजगढ़ हो गई, पिपलाद और राजगढ़, ये परियोजना याद कर लेना। ठीक है, हाँ कर देख लेंगे बेटा, कर देंगे। अगर कोई बाई चांस कोई फैक्ट, मैं मेरी पूरी कोशिश रख रहा हूँ कि 12 घंटे में गलत ना हो। ठीक है, गलत ना हो, और कोई क्वेश्चन में अगर छोटा मोटा भी रह गया होगा तो मैं क्लास पीडीएफ भेजता हूँ, उसमें सही कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से 99.9 की एक्यूरेसी रखी जाती है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जो कोटा वाला प्रश्न है उसमें नौनेरा बांध ज्यादा पूछा जाता है, याद कर लेना। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपका तकली बांध है, 12 के हो गए, ये परवन वगैरह हो गया। झालावाड़ के अंदर पिपलाद परियोजना हो गई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अब सरसों अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें, तो सरसों अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें, सरसों अनुसंधान केंद्र वगैरह राजस्थान में कहां पर है, भरतपुर के अंदर है, सेवर भरतपुर हो गया। तो वो थोड़ा सा यहां पर आप लोग ध्यान रखते हो। तो सरसों उत्पादन केंद्र जो है वो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाता है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र नहीं है ये पूछ रहा है, तो दक्षिणी क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर दक्षिणी क्षेत्र नहीं है। बाकी ये सारे के सारे पूर्वी है, उत्तरी पूर्वी है और उत्तरी क्षेत्र है। अलवर, गंगानगर, भरतपुर, इसके अंदर आते हैं आपके अलवर, भरतपुर, ये तो विशेष है। और उत्तरी क्षेत्र के अंदर आपका जो गंगानगर क्षेत्र है, वहां गंगानगर क्षेत्र के अंदर भी आपके सरसों का ज्यादा उत्पादन होता है। सरसों की हम बात करें तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो सेवर भरतपुर में। बताओ कौन से, कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो कि सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कब स्थापित होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अनुसंधान केंद्र के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ जी, यहां हम बात करें तो सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो सेवर भरतपुर के अंदर है। शेवर भरतपुर के अंदर आपका सरसों अनुसंधान केंद्र है। सरसों, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र
केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर, शेवर में हो गया। अब कई बार परीक्षा में इसकी किस में पूछ ली जाती है बताओ, 1993 में, बहुत बढ़िया शाबाश, 1993 में 1993 के अंदर इस संस्थान की स्थापना सेवर में की गई थी। बिल्कुल राहुल, लक्ष्मण, रिया, सरला, सबका आंसर बिल्कुल सही है। सरसों की कुछ किस्में हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ आगे देखो, हाँ जी, सरसों की प्रमुख किस्में एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान देना। सरसों की ये किस्में याद रखना, और ये वरदान है, वकड़ा है, दुर्गामणि है। वरदान है, वकड़ा है, दुर्गामणि है। अब एग्जाम में सीधा प्रश्न आ गया, ये किसकी किस्में है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति मतलब तेल वाली क्रांति, तेल का कलर कैसा होता है, तो पीला कलर होता है। तो सरसों से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। किसमें, वरदान और दुर्गामणि और वकड़ा हो गई। अनुसंधान केंद्र बता दिया, दक्षिण में नहीं होता, उत्तर राजस्थान के अंदर होता है। और इसको आप ऐसे देखोगे तो राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहां पर आपकी सरसों ज्यादा होती है। मोरेन है, इराव है और चाप है, ये किसकी सहायक नदियां है। लाइब्रेरियन के पेपर में, अभी पीटीए के पेपर में पूछा गया था, याद कर लेना। हाँ जी, बहुत ये प्रश्न अच्छा है कि आपकी मोरेन, इराव, ये जो नदियां हैं, इराव वगैरह, चाप वगैरह, ये किसकी सहायक नदियां है, बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। ये हम बात करें तो माही नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी है, माही की सहायक है। अगर किसी को आंसर देना भी हो, वीडियो को पॉज कर लेना, सोच लेना, फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेना। ये मत करना कि सर हमें आंसर देने का मौका भी दो, ये मत करना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, माही की सहायक नदियां हो गई, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माही की सहायक नदियां हैं, तो माही की सहायक नदियां हो गई, तो इनकी हम बात करते हैं। ये आपकी इराव हो गई, जाखम, सोम, अनास, ये भी है इसकी सहायक नदियां। जाखम है, सोम है, अनास है। जाखम है, सोम है, अनास है, ये सभी माही की सहायक नदियां हैं। मोरेन है, इराव है, चाप है, ठीक है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हो जाती है। इसके बाद माही की सहायक है बेटा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसी के साथ साथ हम बनास की सहायक नदियों की बात करें। ऑप्शन में बनास दी हुई है ना, तो बनास की भी लिख लेते हैं साथ में दिए गए में। तो यहाँ पे काली सिल है, लिख लो एक एक चीज। बनास की बात करें, बनास की सहायक नदियों के अंदर एक एक करके लिखो। बनास की सहायक नदियां, सबसे पहले लिखो काली सिंध नहीं है, काली सिल है, काली सिल है। उसके बाद में काली सिल हो गई, डाई हो गई, मानसी हो गई, मैनाल हो गई। मानसी, मैनाल, डाई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और देखो इसके साथ बांडी, आयड़, कोठारी, खारी, बांडी, आयड़, कोठारी, खारी। अब इन्हीं में से सीधा प्रश्न दे देवे किसकी सहायक नदियां हो जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। मैनाल भी हो जाती है ना, मैनाल हो गई, डाई हो गई, सारा लिखवा दिया मैंने, ठीक है। तो माही नदी की अगर हम बात करें तो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये आपके मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी है ना, मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहां से इसका उद्गम अगर देखें तो माही नदी का जो उद्गम है वो लिख लो। माही नदी का उद्गम मेहंद झील, अमरेरू की पहाड़ी, कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से। एमपी से निकल करके राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और कर्क रेखा को है वो 2 बार काटती है। ये खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान के अंदर प्रवेश हो जाएगा इसका, ठीक है। खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश, खांडू बांसवाड़ा राजस्थान में एंट्री इसकी, यह भी लिख लीजिए आगे। राजस्थान में प्रवेश माही नदी का, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका मतलब ऐसा है कि पहले ऐसे प्रवेश करेगी, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए, है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीमा भी लिख लो, डूंगरपुर, और इसके साथ साथ आपका जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की क्या बनाती है, सीमा बनाते हुए आगे अरब सागर की ओर चली जाएगी। ये भी इसके साथ साथ याद रखना। और इसकी सोम और जाखम के साथ नवा टापरा, है ना, आपको वहां त्रिवेणी संगम भी है, बैणेश्वर में इसका संगम भी है। सोम, माही और जाखम तीनों, सोम, माही और जाखम, तो सोम तो इधर से आ गई, जाखम इधर से आ गई प्रतापगढ़ से, तो ये मिलकर के बैणेश्वर में एक संगम बनता है इनका तीनों का, बैणेश्वर संगम बनता है। और इस संगम पर आप सभी को पता है कि आदिवासियों का तीर्थ, जो आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है वो आपका यहाँ पर आयोजित होता है ना। और ये नदियां जो हो गई, एक तो आपकी सोम हो गई और दूसरी हो गई जाखम। तो सोम और जाखम और ये हो गई आपकी माही। तो इनका जो समागम है वो आपके बैणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, बैणेश्वर धाम डूंगरपुर, संत माओ जी की तपोस्थली, और खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश है। बातें तो बहुत है, बतानी पड़ती है, नहीं बताए सीधा आगे बढ़ जाए तो फिर मामला गड़बड़ है। कड़ाना बांध भी इसके ऊपर बना हुआ है और खंभात की खाड़ी में फिर ये जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसी के ऊपर लिखो कड़ाना बांध बना हुआ है, गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है इसके ऊपर, और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है।
खंबात की खाड़ी में जाकर, खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के गिरने वाली नदी है। तो ये आपने थोड़ा माई नदी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, कहां से प्रवेश है, बनास की सहायक कौन सी है, माई की अन्य सहायक नदियां बता दी। और ये पूरा एक मैप बनाने में टाइम लगता है ना। और एक चीज और बड़ी बात कि इतना करने में टाइम लगता है और ये सब चीजें आपके सामने है। और ऐसी पीडीएफ जब तुम्हारे पास होगी, तुम्हें और अच्छा लगे, तुम्हें लगे कि मुझे और भी चीजें लिखनी है, तो तुम इसमें और चीजें ऐड है। नेक्स्ट आपका लवणीय मिट्टी है उन किन जिलों में पाई जाती है। और वैसे इसकी लवणीयता की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा सिंचाई की वजह से हम बात करें, लवण वाला जो पश्चिमी राजस्थान हो गया, उत्तरी राजस्थान हो गया, वहां पर ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, कागदी पिकअप पर आगे प्रश्न आएगा तब वहां पर बताऊंगा। खूब सारे प्रश्न है माई के संबंध में, इसलिए माई की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह नहीं बता सकते, समझा करो। हाँ, खूब सारे प्रश्न आएंगे आगे, फिर टिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बातें यहां बता दी, कुछ आगे बता दूंगा, कागदी पिकअप को आगे बता दूंगा। लवणीय मिट्टी जहां पर नमकीन है जी, लवणीय मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता देना, आप लोगों को कमेंट में सीधा देख रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं ना। यहां हम बात करें लवणीयता की बात करें तो अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। और लवणीय मिट्टी के कई सारे उपनाम, सारे के सारे इसके क्या हो जाते हैं, उपनाम है। अब आपसे एग्जाम में पूछे रे मिट्टी कौन सी है, तो रे का मतलब ये आपका ये, हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, क्लास रुक गई, आवाज कट रही है, अभी सही करते हैं। हेलो, बताओ कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे, एवरीथिंग इज ओके। होता है तो देखो, इंटरनेट है बेटा, है ना, इंटरनेट है। आगे चलते रहो। सही है बेटा, सही है, थोड़ा सबर, पेशेंस। पेपर कैसे दोगे फिर, पेशेंस रखना सीखो। अब हम बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में आपकी जो है ये इस मिट्टी की हम बात करें तो अधिक सिंचाई के कारण आपका आईजीएनपी की वजह से गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो सेक्टर है ना, अधिक सिंचाई की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण आपका ये जो गंगानगर हो गया, फिर उसके बाद में आपका बीकानगर, गंगानगर हो गया, उसके बाद आपका बीकानेर हो गया, उसके बाद जैसलमेर वगैरह, ये जितने भी जिले हैं यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिला राजस्थान के अंदर इन मिट्टियों के संबंध में कि भाई ये खारापन है वो देखने को मिलता है। अधिक सिंचाई के कारण है वो आपका शेम की समस्या भी देखने को मिलती है। कौन सी समस्या, शेम समस्या भी देखने को मिलती है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट, इस प्रश्न का आंसर करो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार आपका जिलों का युग्म है वो आपका कौन सा है जो उष्ण आर्द्र प्रदेश में शामिल, उष्ण आर्द्र प्रदेश के अंदर शामिल होने वाला कौन सा है। दिए गए पहले कोपेन का हम जलवायु वर्गीकरण अगर एग्जैक्ट देखें, और वैसे हमारे पास मैप एग्जैक्ट यूज करेंगे, हम लकीरों वाला मैप यूज नहीं करते। हाँ जी, एग्जैक्ट मैप है अपने पास में। यहां हम देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। सबसे पहले देखिएगा कोपेन का जलवायु BWHW पश्चिमी राजस्थान है, तो यहां पर BWHW, फिर दूसरा है BSHW, उसके बाद CWG, ये जो प्रदेश है ना मैदान वाला, मैदान के लिए शब्द यूज हुआ है CWG, और ये जो क्षेत्र है पूरा आड़ोती वाला और ये वागड़ वाला, वहां AW शब्द यूज हुआ है। कौन सा वाला यूज हुआ है, AW। तो इस प्रकार हम बात करें तो आर्द्र प्रदेश जहां पर आर्द्रता ज्यादा है वो वागड़ प्रदेश है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये आपका वागड़ जो प्रदेश है, वागड़ प्रदेश, ये तो शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है। हम भौतिक प्रदेशों के अंदर देखते हैं शुष्क है, अर्ध शुष्क है, ये मैदानी क्षेत्र है, और ये आपका AW वाला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। शुष्क हो गया, शुष्क मरुदभिद वनस्पति यहां पाई जाती है, शुष्क लिख लो, शुष्क, या हम इसे कहते हैं मरुदभिद वनस्पति, मरुदभिद वनस्पति। दूसरा वाला जो है इस क्षेत्र को कहेंगे अर्ध शुष्क, ये है आपका अर्ध शुष्क। कोपेन के अनुसार ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और इसे कहेंगे यहां पर जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर जो स्टेपी जन है ना, छोटी घास वगैरह, ये ज्यादा विशेष है, स्टेपी वनस्पति, स्टेपी वनस्पति। फिर आता है आपका मैदानी क्षेत्र CWG, उपोष्ण आर्द्र, ठीक है, मानसूनी जल, विशेष रूप से यहाँ ये आपकी होगी उपोष्ण आर्द्र, थोड़ी गर्मी भी है और आर्द्रता भी है, उपोष्ण आर्द्र और मानसूनी, और ये है आपकी आर्द्र जलवायु। कोपेन के अनुसार ये वाला हो गया आपका कौन सा, आर्द्र जलवायु। और आर्द्र जलवायु की हम बात करें, यहाँ सवाना वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, ये भी इसके साथ साथ ऐड करो। यहाँ जो आपका मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, शुष्क मानसूनी पतझड़ वन, शुष्क मानसूनी पतझड़ वन। तो
4 प्रदेश है, चारों की वनस्पति बता दी, अब इससे ज्यादा तो क्या ही चाहिए, है ना। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो सेक्टर है दक्षिणी राजस्थान है, वो पूरा ही आर्द्र है। आर्द्र मतलब बहुत ज्यादा नमी है, बारिश बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। अरावली सीधी है, यहाँ पर पैरेलल है मानसूनी हवाओं के। तो मानसूनी हवाएं सीधी एक 3 शाखा होती है मानसून की। एक है आपकी उत्तर भारत की ओर जाती है, एक मध्य भारत में आती है और एक पश्चिमी घाट से टकराती है, ठीक है। तो इस वजह से जो पहली शाखा जो पंजाब और आपके हिमाचल तक जाती है, वहां वो शाखा अरावली के समानांतर आगे चली जाती है। इधर से जो आती है जो हवाएं है, वो अरावली की वजह से इस तरफ बारिश कर देती है। तो हम इसको तो देख ही सकते हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ BWHW होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, BSHW में होगा हनुमानगढ़ वगैरह। ये एग्जैक्ट तो जिलों के अनुसार मैं एक और मैप अपलोड कर दूंगा, वो भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगला बड़ा प्यारा प्रश्न है, कमेंट में देखो, यहां पर तुम लोग आंसर बताओ मुझे एक बार। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में आपके मुल्तानी मिट्टी नहीं पाई जाती है? कौन सा खनन क्षेत्र है वो आपका मुल्तानी मिट्टी से संबंधित नहीं है? मुल्तानी मिट्टी मतलब जैसे मेट का है ना, मेट में पहले के टाइम में दादी जी को पूछना, सेकंड ग्रेड बेटा सारे बैच अवेलेबल है, माइंड मैप ऐप तो डाउनलोड करो तुम। हम यहां पर बात करें, कपूड़ी है, मोकासर है, पलाना है, केसर देसर है, इस जितने भी सर लगे हुए वो सारे के सारे सर है वो आपके बीकानेर के अंदर है, जितने भी है वो बीकानेर के अंदर है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहां पर बात हो रही है कि आपके कौन सा इससे संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका जो है मोकासर है, वो मुल्तानी मिट्टी का खनन क्षेत्र नहीं है, मोकासर। हम बात करें आपके पलाना की बात करें तो बीकानेर के अंदर है। पलाना आपका कहां पर हो गया, जो है यहां पर वो लिख लेता हूं पहले, ये तो बीकानेर में है और मुल्तानी मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है। कपूरड़ी और केसर देसर की बात करें, जो कपूरड़ी और आपका भाई का है, ये बाड़मेर के अंदर है, कपूरड़ी वगैरह, कपूरड़ी और ये बाड़मेर के अंदर है। और एक हम बात करें यहां पर ये केसर देसर, देसर जितने भी है वो आपके बीकानेर के अंदर है, ठीक है। तो रामगढ़ है वो आपका जैसलमेर के अंदर है, रामगढ़, रामगढ़ है वो आपका जैसलमेर के अंदर हो गया, जैसलमेर के अंदर रामगढ़ हो गया। इग्यार, देशवाल और छापर, इग्यार, देशवाल और छापर, ये आपके नागौर के अंदर हो गए। मुल्तानी मिट्टी के क्षेत्रों की बात हो रही है। इसके अलावा अन्य की बात करें तो आपके बीकानेर के अंदर मुल्तानी मिट्टी में फर्स्ट है वो बाड़मेर है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी में पहले नंबर पे बाड़मेर आता है। मुल्तानी मिट्टी जो अधात्विक खनिज है, धातु नहीं है, मुल्तानी मिट्टी में जो फर्स्ट है वो आपका बाड़मेर है, फर्स्ट है वो आपका बाड़मेर है। सेकंड नंबर पर अगर बात करें तो कोई जिला है वो अपना बीकानेर है, बीकाना सेकंड नंबर पर है, बाड़मेर फर्स्ट है मुल्तानी मिट्टी के मामले में। ये भी साथ साथ में याद करके रखना, बड़ी प्यारी चीजें हैं। बीकानेर में फायर क्ले, बॉल क्ले और चाइना क्ले, फायर क्ले, चाइना क्ले, बॉल क्ले, धातु और अधातु 2 प्रकार के खनिजों में हम इसको डिवाइड करें तो ये अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आएंगे बीकानेर के अंदर। तो मैंने क्षेत्र बता दी, यहां पर आपका एक प्रकार से मुल्तानी मिट्टी का आगे सिंपल से क्वेश्चन आए वो आप ध्यान रखना। लैब असिस्टेंट के बारे में बताएं, अरे बेटा लैब असिस्टेंट पिछली बार भी होम साइंस, ज्योग्राफी साइंस पे वैकेंसी आई थी, इस बार भी आएंगी। अगर तुम किसी गफलत में हो तो फिर मामला गड़बड़ है, पढ़ लो। और मैं लाइव में रिप्लाई अभी नहीं दे सकता, समझा करो। बीकानेर पलाना हो गया, मोकासर इसका नहीं है, केसर देसर ये भी बीकानेर के अंदर हो गया, ठीक है। जितने भी सर है वो बीकानेर के अंदर है। कपूरड़ी भाई का ये बाड़मेर के अंदर हो गए, और उधर नागौर के अंदर इग्यार, छापर, देशवाल हो गया, रामगढ़ ये हो गया आपके जैसलमेर में। पहले नंबर पे अपना बाड़मेर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की सेंसस के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सबसे कम आपका ग्रामीण, न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम ही नगरीय सेक्स रेशियो दर्ज किया गया है? लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात की बात नहीं हो रही है। महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ये उसे लिंगानुपात कहते हैं। वो लिंगानुपात यहां पर पूछा गया है आप सभी से। तो कह रहा है कि न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम नगरीय, ये आपसे पूछ रहा है, न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम नगरीय। तो हम यहां पर थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, तब तक आप आंसर दो कमेंट बॉक्स में। हम यहां पर बात करें तो ये जो है लिंगानुपात राजस्थान का है वो कितना है, 928 है, 928 है वो लिंगानुपात है। और ये बात हो रही है धौलपुर और जैसलमेर की। किसकी बात हो रही है? धौलपुर और जैसलमेर की। तो धौलपुर की बात हो रही है, तो धौलपुर के अंदर जो सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर के अंदर, और जैसलमेर में सबसे कम नगरीय लिंगानुपात है। ज्यादा की बात नहीं हो रही, कम की बात है, दोनों आपके शहरों में और नगर में। चलो इसकी बात हुई है तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो ग्रामीण कितना है और शहरी कितना है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आगे। थोड़ा सा मैप के अंदर थोड़ा माइंड मैप बना लेते हैं आप लोगों के लिए। लिंगानुपात सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण और शहरी, न्यूनतम सर्वाधिक, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे आपका ग्रामीण और एक देखेंगे आपका शहरी। लिंगानुपात की बात हो रही है, ठीक है। दोनों ही बात इसी के अंतर्गत। तो ग्रामीण लिंगानुपात के अंदर एक तो आपका सर्वाधिक और एक आपका न्यूनतम। शहरी लिंगानुपात में भी ऐसे ही देखेंगे। ग्रामीण 933 है और वो 914 है, ठीक है। ये है 933,
है ना। वैसे लिंगानुपात की बात की मैंने, 928 क्या है लिंगानुपात, लेकिन ये क्या है 933 ग्रामीण लिंगानुपात है। और शहरी लिंगानुपात की बात करें तो ये 914 है। पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 914 है शहरों के अंदर, और गांव के अंदर पूछे तो 933 है। ओवरऑल पूछे तो कितना है 928 है। कंफ्यूज हो जाओगे तो मामला गड़बड़ है, चीजों को अलग करना सीखो, मन लगाओ पढ़ाई के अंदर। यहां हम बात करें ग्रामीण लिंगानुपात की, तो सबसे ज्यादा एक तरफ लिखेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक ग्रामीण वाली। मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न दोबारा अपने जब भी आए तो अपन इसको एक बार ही पढ़ के मामला खत्म कर देते हैं। लिंगानुपात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट मैंने करवा दी महिलाओं की, लिंगानुपात करवा रहा हूं, अब बार बार यही प्रश्न आते हैं जनसंख्या में से। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपका कहां पर है, पाली के अंदर है। पाली राजसमंद डूंगरपुर है, पाली है, राजसमंद है, और उसके बाद में आपका डूंगरपुर है। पाली के अंदर कितना है 1003 महिलाएं, 3 महिलाएं ज्यादा है, ठीक है। अब बताओ 998 है, ये 998 है, ये 996 है। अब कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले में है और कितना है, तो वो आपका पाली में। न्यूनतम जो महिला लिंगानुपात की बात हो रही है, या महिलाओं की कम 1000 पुरुषों की संख्या, या कहें कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले में, धौलपुर, करौली और इसके साथ तीसरा जिला जैसलमेर। धौलपुर, करौली और तीसरा है आपका जैसलमेर। तो ये तो गांव की बात हो रही है अभी तो, ठीक है। किसकी बात हो रही है अभी तक, गांव की बात हो रही है। गांव के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर और सबसे कम कहां पर, ज्यादा पाली में और सबसे कम है वो आपका गांव धौलपुर में। 841, 56, 59, 841, 856, 859, ये आपसे पूछेंगे। तो धौलपुर में सबसे कम महिला जो है बाल लिंगानुपात है, और पाली में सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात, और न्यूनतम है वो धौलपुर में। थोड़ा बात की हो रही है शंकरलाल बेटा, इधर देखो, ये है आपके ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा कहां पर, और ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम कहां पर, ये बताया गया। अब सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात जो 914 है ओवरऑल, तो सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी की बात कर लेते हैं। एक तो एक तरफ लिखो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात कौन से जिले में, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात कौन से जिले में, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। और ओवरऑल तो 914 मैंने बता दिया। टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और उधर आप देखोगे कि सबसे कम है वो आपका शहरी लिंगानुपात वाले 3 जिले बताइए, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर। जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर। अब कितना क्या है, टोंक में सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात है, तो टोंक में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कितना हो गया, 985 है, 964 है और 963 है, 985 है, 964 है और 963 है। अब इसके साथ साथ न्यूनतम शहरी लिंगानुपात की बात हो, 807, 64 और 72, 807, 864 और 872। एक भी डाटा गलत नहीं लिखूंगा, एक एक चीज यहां पर लिखनी हुई है, ठीक है। एक एक चीज उसके अकॉर्डिंग, मतलब सारे डाटा बहुत रिसर्च के साथ लिखे हुए, गलत एक भी डाटा नहीं है, ये आपके सामने है, ठीक है। ये कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है 885 वाला, ठीक है। ये 885 वाला सीधा सीधा प्रश्न आता है। अब थोड़ा सा समझ लो, है ना, पढ़ तो लिया कि ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज्यादा है वो कहां पर है, गुरुजी पाली के अंदर है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले में, 1000 डाकी लोगों के ऊपर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और गांव के अंदर सबसे कम कहीं महिलाएं देखने को मिलती है, तो वो धौलपुर में देखने को मिलती है, ठीक है। और वो 841 ही है, बाकी लोग ज्यादा है। फिर देखो हम यहां बात कर रहे हैं शहर की, और शहर में सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पर है, टोंक के अंदर। और सबसे कम शहर के अंदर महिलाओं की संख्या कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। तो वो तो पता ही है, शहरीकरण कम है तो कम ही होगा। ओके, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, और इसमें मेहनत लगती है। अब तुम बताओ इसमें, इस व्याख्या में मेहनत लगी कि नहीं लगी, लगी? स्क्रीनशॉट लो तो, हाँ, एक अटे देखो। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को बताने में जोर आता है, और इस क्लास को तैयार करने में भाई 1 महीना लगता है, 1 साल में तो। हाँ, अब आगे देखिएगा अगला प्रश्न दिए गए में से, राजस्थान के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट लेपर्ड है, उसके पहले शुरुआती 100 क्वेश्चन की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी बड़ी है। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द होंगे, तो वो व्याख्या थोड़ी कम करके हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। अभी व्याख्या पढ़ लो, जिंदगी भर सुख पाओगे। ये पेपर में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, दबेवाड़ा और धारियां होती जिसपे। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सबसे पहले निम्न में से कौन से अभ्यारण्य का चयन किया गया था? सबसे पहले झालाना का चयन किया गया था। झालाना अपने जयपुर के अंदर है। जयपुर देश का एक ऐसा शहर है एकमात्र जहां पर इसके अंदर देखो 3 तो इसमें जो है लेपर्ड सफारी है, 3 लेपर्ड सफारी है, और इसके साथ साथ यहां पर लायन सफारी भी है, ठीक है, लायन सफारी भी है।
अब यहां बात करें तो एक तो आपका झालाना हो गया, आमागढ़ हो गया, ठीक है, ये भी यहां पर स्थित है। जो है आमागढ़ सेकंड थी, झालाना फर्स्ट है। इसके बाद लिख लीजिए सेकंड जो थी वो थी आमागढ़, आमागढ़ सेकंड थी। ओके, हाँ जी, तो ये इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। तीसरी है वो माइलाबाग, है ना, माइलाबाग, ये भी याद रखो। यहां पर जयपुर के अंदर आपकी लायन सफारी भी है। ये सारी चीजें इसके साथ साथ याद करिए। राजस्थान के वो जिले, डूंगरपुर, राजसमंद, हाँ राजसमंद फिर ठीक है, ओके, आगे आ जाइए आप। तो राजस्थान के वो जिले जहां पर लेपर्ड सफारी वाले जिलों की बात कर लेते हैं। लेपर्ड सफारी जिले जहां पर लेपर्ड सफारी है, हाँ प्रस्तावित भी है, और उसके अंतर्गत वो लिखिएगा लेपर्ड सफारी वाले जिले। हाँ जी, एक एक लिखिएगा। जयसमंद, शेरगढ़, जयसमंद है जो वर्तमान में सलूम्बर जिले के अंतर्गत है 41 जिलों के अनुसार। जयसमंद हो गया जो कि आपके सलूम्बर के अंदर है। फिर आपका शेरगढ़ है, शेरगढ़ जो कि आपके शेर बाहर रखो गुरुजी शेर को, तो शेरगढ़ आपके 12 जिले के अंतर्गत है। और इसके साथ साथ आपका हो गया सीता माता, प्रतापगढ़ में भी है, तो ये कुछ है इसका भी याद रखिए। सीता माता है वो आपके कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। और ये जालाना, हम इसकी बात करें तो देश का पहला था ना, जालाना की बात करें देश का फर्स्ट, देश का पहला जो लेपर्ड प्रोजेक्ट है वो यही था, ठीक है, देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट भी यही था। सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, इधर उधर भटकने नहीं है। देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट जो आपके झालाना में था। आमागढ़ और माइलाबाग ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ओके। बाकी कुछ होता है तो वो करंट पे अपडेट करवा ही देते हैं हम आपको। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जो आपके वन क्षेत्र की पहचान करना है कि ये राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यहाँ की वार्षिक वर्षा है वो आपके 150 सेंटीमीटर होती है। एक साल के अंदर जो बारिश देखा जाए तो औसतन 150 सेंटीमीटर है, 52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये 1070 से लेकर के लगभग 1450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि मिश्रित है, सालर है, ढाक है, या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो ज्यादा ऊंचाई पे होंगे, यानी कि बारिश वारिश ज्यादा जहां होती है वहां सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो ऊंचाई में आपको आबू सेक्टर वगैरह में वहां देखने को मिलते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब थोड़ा सा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता थी, इनकी बात हो रही थी। हम इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेंगे, एक एक चीज को आपको बताएंगे कि भाई राजस्थान के अंदर जो वन क्षेत्र है उनके अंतर्गत आप थोड़ा सा वर्गीकरण करके देखें तो एक है उष्ण, जो है आपका उष्ण कटिबंधीय मरुद्भिद वन है, वो 6% एरिया पे पाए जाते हैं। लिखिएगा मरुद्भिद वन, कंटिले वन, मैं सारे वर्गीकरण कर देता हूं, मजा आएगा तुम लोगों को। उष्ण कटिबंधीय जिन्हें हम मरुद्भिद वनस्पति, ज़ेरोफाइट भी कहते हैं, मरुद्भिद भी कहते हैं, ज़ेरोफाइट किसे कहते हैं ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ज़ेरोफाइट यानी कि जो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर कंटिली झाड़ियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये 6% एरिया पे पाए जाते हैं, कितने परसेंट पर, 6% पे पाए जाते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय है जहां औसत वार्षिक वर्षा है वो आपके 30 सेंटीमीटर से लगभग होती है, वर्षा इसकी लगभग होती है आपकी 30 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा की बात हो रही है। और पेड़ पौधों के अंदर नाम पे झाड़ियां पाई जाती है, जैसे कैक्टस हो गया, नागफणी हो गया, कुछ कंटिली झाड़ियां वगैरह हो गई, झाड़ी क्षेत्र है ना, उनकी हम बात करें आगे, ये पाए जाते हैं। तो ये ज़ेरोफाइट प्रकार की एक वनस्पति जो पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से बाड़मेर जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वहां पर 6%। एक और लीजिए उष्ण धोक वन, इस क्षेत्र के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम बात करें उष्ण धोक वन, यहां लिखो उष्ण कटिबंधीय धोक वन, इस क्षेत्र की बात करेंगे। इसके अंदर वर्षा जो है वो 30 से 60 होती है और 58% ये पाए जाते हैं। ये टोटल लैंड के 58%, टोटल लैंड का नहीं कहेंगे, टोटल वनों का 58%। अब ये गलती मत कर देना, वनों का 58%, टोटल जितने भी वन है राजस्थान के अंदर उनका 58% है वो आपके उष्ण धोक वन है, जहां आपके 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा की बात करें तो ये आपकी 30 से 60 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले जो वृक्ष है जैसे खेजड़ी हो गया, खेजड़ी के साथ साथ आपका बबूल है, कैर है, ये जितने कंटीले पेड़ है, कैर हो गया, बबूल हो गया, ये पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है गुरुजी। ये 58% है, 6% है, बाकी कट गया गुरुजी। बाकी देखो अन्य के अंदर अगर बात करें तो आपका शुष्क मानसूनी जो 28% है मैदानी क्षेत्र के अंदर, शुष्क मानसूनी ये 28%, जो वनों का 28% है, इसे हम कहेंगे शुष्क मानसूनी वन। लिख लो इसको भी बढ़िया तरीके से, हालांकि प्रिंट निकलवा लेना, तुम तो खाली देखो क्लास को, पहले देखो फिर नोट्स बनाओ। शुष्क मानसूनी और शुष्क मानसूनी वो 28% पे। इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से वन, वर्षा कितनी होती है, 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा है आपकी, 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा है। और वनों के प्रकार के अंदर कौन कौन से वन या कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका रोजवुड है, चंदन है, महोगनी है, खैर है। रोजवुड है, महोगनी है,
चंदन है और खैर के पेड़ है। खैर से जो कत्था तैयार किया जाता है, आगे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि कत्था किससे तैयार किया जाता है, खैर से तैयार किया जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखो। उष्ण जो आपके सागवान पेड़ है वो 7%, ये जो क्षेत्र है आपका AW प्रकार की जलवायु के अंदर, ये 7% एरिया पे पाया जाता है आपके उष्ण सागवान वन, उष्ण सागवान वन। और उष्ण सागवान वनों की हम बात करें तो इसके अंदर वर्षा वगैरह कितनी होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर की, 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वृक्षों की बात करें तो आपके यहां पर सागवान है, गुलर है, तेंदु है, सागवान, गुलर है, तेंदु के पेड़ है, बीड़ी जिससे तैयार की जाती है तेंदु पत्ते से, तो ये इसके अंतर्गत आ गए। हाड़ौती और वागड़ का क्षेत्र हो गया, हाड़ौती हो गया, ये वागड़ हो गया, तो हाड़ौती और इसके साथ साथ आपका वागड़ का इलाका हो गया। तो इस प्रकार से ये कवर हो जाता है पूरा। और उपोष्ण कटिबंधीय हमने एक आपका उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है जो कि 1% जमीन पे पाया, 1% वनों के अंतर्गत पाया जाएगा, जो विशेष रूप से सदाबहार वन है आपके सिरोही वाले क्षेत्र के अंदर। तो थोड़ा सा इसको मैं एक बार वापस दिखा देता हूं, ये देखिए, ये जो 1%, ये 1% है। अब इस 1% में क्या पाया जाता है सर, लिखिएगा, इस 1% के अंदर लिखो उपोष्ण सदाबहार वन, उपोष्ण सदाबहार वन। राजस्थान में टोटल वनों का केवल 1% ही उपोष्ण सदाबहार वन। अब इसमें माउंट आबू हो गया, जहां पर आबू क्षेत्र है ना, मैं विशेष रूप से आपका आबू क्षेत्र, और यहां के जो अगर हम पेड़ों की बात करें तो वो हो गया बांस हो गया, जामुन हो गया, है ना, बांस हो गया, जामुन हो गया। खैर, अब एक बार वापस से नजर डाल दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय जो आपकी मरुद्भिज वनस्पति है वो एक प्रकार हो गया, वो नंबर 1 हो गया। और उसके बाद में दूसरा ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये आपके ध्वक वन हो गए 58% पे। उसके बाद जो तीसरा हो गया वो शुष्क मानसूनी वन मैदानी क्षेत्र का हो गया 28% पे। उसके बाद नंबर 4 पे हो गया आपका 7% की लैंड पे उष्ण सागवान वन हो गया। उसके बाद 5वां जो है वो आपका कौन सा है, उपोष्ण सदाबहार वन। तो ये इतनी सारी चीजें आपके सामने है, और जब ये पेपर की जो स्लाइड आपके पास होगी तब बहुत याद करोगे कि सर ने बहुत मेहनत करवाई थी। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी गंगानगर, आगे तो मैं बढ़ नहीं सकता फटाफट, और अगर आगे फटाफट बढ़ गया तो क्या मतलब है। ठीक है, सिलेक्शन सिलेबस कंप्लीट नहीं किया सर, ये देख के चला, ये देख के चला जाएगा तो तेरे जीके में तो 70-80% क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, बाकी का मैं नहीं कह सकता। सिलेक्शन लेना तो पूरे साल पढ़ने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जीके मेरी जीते तो यूट्यूब पे कोई हेल्प करता ही नहीं है। ठीक है, लोग इसलिए हेल्प नहीं करते कि कोर्स नहीं खरीदेंगे बच्चे, फिर मैंने ऐसा सुना है कई बार। मेरे तो बच्चे कोर्स भी अंधाधुंध भीड़ पड़ती है कोर्स के लिए भी, एडमिशन के लिए भी, और यूट्यूब पे आप लोगों से प्रेम है इसलिए थोड़ा पढ़ा देता हूँ, बाकी करंट पढ़ा के फ्री कर देता तो कौन, तुम लोग मुझे कुछ कहते क्या, नहीं कहते ना। चलो, पश्चिमी गंगानगर हो गया, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर हो गया, और बीकानेर हो गया। बीकानेर, जैसलमेर, और इसमें कौन सी गौवंश की नस्ल पाई जाएगी, यहां पर राजस्थान के इस क्षेत्र के अंदर कौन सी नस्ल पाई जाएगी। बच्चों का सही कमेंट आ रहा है, एकदम राठी नस्ल। टफ क्वेश्चन, अच्छा टफ क्वेश्चन लाओ, टफ क्वेश्चन लाओ, जन इन आंसर बता दो, टफ क्वेश्चन लातो जन इन आंसर बता दो तू है, टफ क्वेश्चन लातो तो फिर इसका आंसर बताता, टफ क्वेश्चन लाता इनका भी आंसर बताता। बातें आती है तुम लोगों को और कुछ नहीं। एक बच्चा आ रहा था उड़ के, है टफ क्वेश्चन लाओ, ऐसा टफ ही है। अभी वो फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री कल्चर के ना क्वेश्चन ज्यादा टफ आते हैं, ज्योग्राफी के मीडियम से टफ की ओर आते हैं। जैसे टफ है एक साल पूछे गए थे वो सारे प्रश्न लेके आया हूं, कोई टेंशन नहीं है। राठी पढ़ने दिया करो, उकसाओ मत, इधर आओ बच्चों, है ना। राठी की बात करें तो ये सर्वाधिक दूध देने वाली है, राजस्थान की कामधेनु है, लिखो, सर्वाधिक दूध वाली गाय है, राजस्थान की कामधेनु भी इसे कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल को कहते हैं बताओ, तो राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु का मतलब जो आपकी इच्छाएं पूरी कर दे, इतना ज्यादा दूध देने वाली, तो ये आपकी यही हो जाती है राठी। उसके बाद में हाँ, लाल सिंधी और शाहीवाल का मिश्रण है ये, लाल सिंधी प्लस शाहीवाल, इनका मिश्रण है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, ये मिश्रित संकर संतान है। और हम बात कर रहे हैं पूरी राठी की। राठी की बात हुई है तो आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा राजस्थान के गौवंश को देख लेते हैं, है ना। अभी मैं मिलान करने के लिए दे दूं कि मेवाती जो है, नागौरी वगैरह है, गिर है, थार पारकर कहां पाई जाती है, ये सब चीजें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं राजस्थान की प्रमुख गौ नस्लों के बारे में बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आसानी के साथ में। राजस्थान की गौ नस्लें, और गौ नस्लों के अंदर एक सीक्वेंस में लिख देता हूं पहले तो थोड़ा। थार पारकर गिर है, नागौरी है, थार पारकर बताओ कहां पाई जाती है, थार पारकर है, उसके बाद में आपकी गिर है, नागौरी है, नाम से पता चल जाएगा आदो के तो। उसके बाद में कांकरेज, मेवाती, मालवी, कांकरेज, मेवाती, और एक है आपकी मालवी। अब देखो थार पार कर मतलब थार को पार करके जो आई है पाकिस्तान से आई है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर वगैरह उन जिलों में पाई जाती, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर,
जैसलमेर, गंगानगर। अब एक है आपकी गिर नस्ल, जो गिर नस्ल है वो आपके अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। अब इसे रैंडा भी कहते हैं ना, इसका उपनाम है रैंडा, ये इसका उपनाम है। गिर नस्ल को रैंडा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखो। फिर उसके बाद नागौरी है, तो नागौर के अंदर है। कांकरेज नस्ल की अगर बात करें तो ये कहां पाई जाएगी, पूछे एग्जाम में, तो बाड़मेर करना, और इसके साथ साथ लिखना आपका जालोर। बाड़मेर और जालोर में कांकरेज है। मेवाती है तो सीधा नाम से पता चल रहा है, अलवर भरतपुर, मेवात सेक्टर के अंदर। मेवात, अलवर, भरतपुर, डीग, भर्तहरी नगर, ठीक है, हाँ जी, अलवर भरतपुर कर लो, समझ जाओगे। खैर तलतीजारा वगैरह कर लेना अपने आप ही। मालवी नस्ल है तो मध्य प्रदेश से सटा हुआ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। पहलो कर लो बात सारी सारी। भार ढोने में सर्वश्रेष्ठ है, भार ढोने में, हाँ, गुजरात के सौराष्ट्र का गिरवान क्षेत्र इसका ही है, ये गुजरात से आई है ना, इस नस्ल की हम बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र से आई है। भार ढोने में तो नागौरी है ना। भार ढोने में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, नागौरी। भार ढोने में बेस्ट है। तो ये सारा करवा दिया मैंने, इसको भी देख लेना, ये नस्ल बता दी। उसके बाद में आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्थान है वो पवन ऊर्जा का केंद्र नहीं है, पवन ऊर्जा का स्थान दिए गए में से कौन सा नहीं है। फड़ोदी है, पथमेड़ा, सांचौर है, खोडल है, हर्षनाथ है। तो ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को एक एक करके बताना है, ठीक है। राजस्थान के अंदर बात हो रही है यहाँ पर पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, एग्जाम में खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, मैं हट जाता हूं भाई, मैं इसलिए तो थोड़ा ज्यादा ही साइड रखे आप लोगों को, ताकि बोर्ड पूरा क्लियर रहे। तो पथमेड़ा, सांचौर है, ये आपका पवन ऊर्जा केंद्र नहीं है, ये याद रखना। फलोदी, खोडल, हर्षनाथ, सारे के सारे। अब हम बात करेंगे जैसलमेर के कुछ आपके पवन ऊर्जा केंद्र। जैसलमेर, बताओ राजस्थान के अंदर पहला पवन संयंत्र जो है वो कौन सा है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसलमेर की बात करें, सबसे पहले अमर सागर जो सबसे पहला था, अमर सागर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला पवन ऊर्जा केंद्र, पहला पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का कौन सा है, यही है, याद रख लेना, पहला पवन ऊर्जा केंद्र। अब उसके बाद में जो जैसलमेर में है वो पहले लिखा देता हूं, अमर सागर है, और उसके बाद में आपका सोडावांदन है। जैसलमेर के अंदर लिखिएगा पोहरा है, आकल है, हंसुआ है। पोहरा है, आकल है, हंसुआ है, ये आपके जैसलमेर के संबंध में है। बड़ा बाग और हाइब्रिड विंड एनर्जी, बड़ा बाग और हाइब्रिड विंड एनर्जी, बड़ा बाग हाइब्रिड विंड एनर्जी, हाइब्रिड विंड एनर्जी पार्क, हाइब्रिड विंड एनर्जी प्लांट, ये सारे के सारे आपके जैसलमेर के अंदर है। ये जैसलमेर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर सागर तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर है। पवन मतलब हवा, तो विंड एनर्जी जो प्लांट है, पहला है संयंत्र है, वो आपका कौन सा है, पहला स्थान जो पूछे, कुछ भी पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, अमर सागर, ठीक है, ओके। बड़ा बाग है, पोहरा है, अलग से आपको पूछ सकते हैं विंड एनर्जी से संबंधित, ये भी आप लोग अच्छे अच्छे प्रश्न है, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ में देवगढ़ है ना, देवगढ़, प्रतापगढ़। अगला लिखो, देवगढ़ जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है, वो राजस्थान का दूसरा पवन संयंत्र है, प्रतापगढ़, और ये है आपका सेकंड संयंत्र है ना। सेकंड जो स्थान है या सेकंड जो केंद्र जो स्टार्ट हुआ था पवन ऊर्जा का राजस्थान के अंदर, विंड एनर्जी जो आपकी, देवगढ़ वाला 2000 में स्टार्ट हुआ था, सन 2000 में, ये सन 2000 का है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। थर्ड है बीठड़ी फलोदी के अंदर, बीठड़ी फलोदी, थर्ड, बीठड़ी फलोदी, ये तीसरा है, राजस्थान का तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है। सीकर के अंदर हर्ष हो गया, ठीक है, सीकर के अंदर हर्ष हो गया, तो हर्षनाथ है तो वो कहां हो गया, सीकर के अंदर। तो लो अब कर लो बात, एक बार वापस से देख लो कि अमर सागर आपका सोडावांदन है, पोहरा है, आकल है, हंसुआ है, बड़ा बाग है, और हाइब्रिड एनर्जी, हाइब्रिड विंड एनर्जी प्लांट है। फिर आपका देवगढ़ वाला हो गया जो कि आपका प्रतापगढ़ में है, और बीठड़ी परियोजना कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, बीठड़ी वाला फलोदी के अंदर, हर्षनाथ है वो आपका सीकर के अंदर है, ठीक है। तो ये भी साथ साथ में याद करते रहा करो, ठीक है। पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान के पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान के पवन ऊर्जा संयंत्र, बहुत बढ़िया, पवन ऊर्जा, पवन संयंत्र जितने भी है ये, जहां पर विंड एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत, अच्छा प्रश्न था, पूरा करवा दिया। डाट क्या है बताओ, ये पीवाईक्यू क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो। कुछ एक कठिन होंगे, जो खोडल है, जैसे मुझे भी नहीं मिला, तो कई बार नई नई चीजें पूछ ली जाती है जो आम किताबों में नहीं मिलती है। 10-100 में से एक प्रश्न ऐसा होता है, तो मैं रिसर्च करके और एक्स्ट्रा ऐड करके भेजूंगा क्लास के एंड में, ठीक है, उसकी चिंता तुम मत करो। कई बार होता है, अब मेरे जितना तो
हाँ, मेरे जितना तो इतना कोई पता ही कभी नहीं, इतना डिटेल के अंदर A to Z है। चल आगे आ जाओ। अगले प्रश्न में ढाड क्या है? हाँ जी, दिए गए ऑप्शन के अनुसार सरस्वती नदी का आधार स्थल है, थार मरुस्थल के चारागाह है, या नागौरी उच्च भूमि में बालू का स्तूप है, या थार मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी जो झीलें बन जाती है उसे ढाड कहते हैं। ढाड कहते हैं अस्थायी झीलें। अब इससे संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे ढाड या पश्चिमी राजस्थान में वायु निर्मित झीलें है ये, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान में वायु निर्मित झीलें अस्थायी है, वायु के ढीलों से बन जाती है, उसके बाद हट जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर निर्मित अस्थायी झीलें, अस्थायी झीलें, ये आपकी ढाड कहलाती है। कुछ और प्रश्न है इसके संबंधित, वो भी लिखिए। जैसे प्लाया है वो खारे पानी की बड़ी झीलें है, प्लाया है वो आपके क्या होती है? खारे पानी की बड़ी झीलें। आगे और प्रश्न आएंगे इसके संबंध, खारे पानी की बड़ी झील। अन्य देखिएगा, इर्ग है वो आपका रेतीला मरुस्थल होता है, इर्ग आपका रेतीला मरुस्थल, रेतीला पथरीला रेतीला मरुस्थल, ठीक है, ये याद रखिए। पथरीला मरुस्थल उसे हमादा कहते हैं, और ये पूर्ण रेगिस्तान है पूरी तरह से। इर्ग तो क्या होता है? पूर्ण रेगिस्तान होता है। हमादा एक प्रश्न आता है, हमादा क्या होता है? तो हमादा एक मरुस्थल से संबंधित शब्दावली है। हमादा में क्या थोड़ा पत्थर भी होता है रेगिस्तान के अंदर, क्या होता है? पत्थर, ऐसा नहीं कि उछल कूद करो वहां तो पत्थर लग जाएंगे। पथरीला रेगिस्तान, पथरीला जो रेगिस्तान है उसे हमादा कहते हैं। वैसे यहां पर कम देखने को मिलते हैं, अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर मिश्रित मरुस्थल को रैग कहते हैं, और रैग के अंदर क्या होता है कि पत्थर भी है, मिट्टी भी है कहीं कहीं पर, तो जो मिश्रित मरुस्थल है ना उसे कहते हैं रैग। ये शब्दावली है, जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पढ़ते हैं ना तब हम पढ़ते हैं मिश्रित मरुस्थल। पूरे साल जम के ऐप में इतना पढ़ा हुआ डिटेल में, उसमें से सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाँ ये परीक्षा में यही आता है कि ढाड हो गई, प्लाया हो गया, इर्ग रेतीला मरुस्थल हो गया, हमादा जिसमें पत्थर ही पत्थर होते हैं, रैग जिसमें पत्थर भी है मिट्टी भी है, दोनों है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाई पूरे साल जम के करो और लास्ट में PYQ कर लो। तुमसे आगे कौन निकलता है मुझे बताना। अभी पटवारी का पेपर दे दो, उसके बाद में आना तुम लोग सब इंस्पेक्टर वगैरह के, सेकंड ग्रेड वगैरह, इन सब में एक प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, सेल्फ स्टडी करें, वीडियो कोर्स लेवे और घर बैठे पढ़े, है ना। ऑफलाइन के चक्कर में बिल्कुल बना पड़े, समय की बर्बादी होती है पूरी। तो निम्न में से कौन सा बेसिन एक आपका पेट्रोलियम बेसिन या पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र नहीं है? अब ये क्वेश्चन तो लाडला क्वेश्चन है, बार बार आता है। पूछा है कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र राजस्थान के अंदर नहीं है। तो राजस्थान के अंदर 4 पेट्रो बेसिन की बात कर लेते हैं। राजस्थान का ये जो क्षेत्र है 4 पेट्रो बेसिन की बात करते हैं। पहला जो बेसिन है वो आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, जैसलमेर बेसिन है। तो ये जैसलमेर बेसिन हो गया, सबसे पहले वाले को लिख लेते हैं, जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर के जस्ट नीचे जाओ तो आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन है। ये जैसलमेर के जस्ट नीचे 2 नंबर पे लिखो बाड़मेर सांचौर बेसिन। और बाड़मेर सांचौर बेसिन में जिले कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम भंडार के जो जिलों की संख्या एक बार परीक्षा में पूछी गई थी, जरा कमेंट करो। और जो बच्चे कह रहे थे पेपर सरल है, कमेंट करो रे, कितने पेट्रोलियम जो है 14 डिस्ट्रिक्ट, शाबाश, बहुत बढ़िया। 4 बेसिन है, 14 डिस्ट्रिक्ट है। काड़ू, नाम काड़ू है लेकिन होशियार बहुत है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, सिर्फ पढ़ने वाले, नो फालतू बकवास। वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया भाई, तुम लोगों को पाके खुश हो गया मैं। करण अर्जुन हो तुम मेरे सब। बाड़मेर जो बेसिन है ये हो गया। अब बाड़मेर बेसिन के अंदर हम बात करें तो बाड़मेर बेसिन के अंदर जिले है वो आपके जालोर, बाड़मेर, है ना। जालोर बाड़मेर हो गया, ठीक है, जालोर और बाड़मेर ही आएगा इसके अंदर। सांचौर है तो सांचौर जालोर में, पहले बोला था मैं जिला बनूंगा कि तेरे नाम में ही देखो चोर आ रहा है पीछे, हट जा, जिला नहीं बनना, तो फिर ये हट गया, अब ये वापस इसमें मिल गया, ठीक है, जालोर के अंदर ही। तो जालोर और बाड़मेर जिला इसके अंतर्गत हो गया। एक विंध्यन बेसिन है जो आपका इधर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है। तो विंध्यन बेसिन है जिसमें आपके हाड़ौती वाले आएंगे, साथ साथ में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भी आएगा, ठीक है। तो एक आपका विंध्यन बेसिन भी है। तीसरा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो, पढ़ने वाले को तो मजा ही मजा आ रहा है ना। विंध्यन बेसिन, आ जाओ। विंध्यन बेसिन के अंदर हाड़ौती के 4 जिले लिख लीजिएगा, उसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को लिख लीजिएगा, ठीक है। किसको लिखोगे? भीलवाड़ा और चित्तौड़ भी करना और हाड़ौती के 4 जिले भी करना। इसमें हम करेंगे विशेष रूप से हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मारा। कोटा है, बूंदी है, मारा है, झालावाड़ है, और इसके साथ साथ आपके आएगा चित्तौड़ और भीलवाड़ा। चित्तौड़ और भीलवाड़ा, यहां भी तेल संभाव्य क्षेत्र है। ये 3 बेसिन हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा जो है वो बीकानेर नागौर बेसिन है ना। बीकानेर नागौर, मजा तो आ रही है सर, बहुत बढ़िया था, मजा आ रही है, मानता हूं ज्यादा आगे, ठीक है। हमारा भाई बहन है, जगत है यार, इतना प्यार किसी को देते हैं बच्चे, बच्चों का ये जो है ना, अब दिल गुर्दा जिगर सब कुछ निकाल के दे दूंगा, बस पढ़ाई का कौन, चुप पढ़ लेते हैं, मैं इमोशनल जल्दी हो जाता हूँ, बड़ा आदमी हूं ना इसलिए। एक यहां पर लिखिएगा, एक है बीकानेर नागौर बेसिन,
कुल मिला के अपना रिश्ता बहुत अच्छा है बेटा और शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। बीकानेर नागौर बेसिन है, मुझे वो गंभीर रहने वाला गुरुजी बनना नहीं आता बेटा, है ना। बीकानेर नागौर बेसिन 90% क्वेश्चन मिला सकता हूँ, बाकी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर गुरुजी जिले भी बता दो, शासन लिख लो बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर। तो बीकानेर है, नागौर है और इसके साथ साथ गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है ना। इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। इसमें लिख लो बीकानेर है, नागौर है, उसके बाद में चूरू है, हनुमानगढ़ है और गंगानगर है। तो थोड़ा टाइम लगे भाई, साफ हैंडराइटिंग में भी लिखना पड़ा, नहीं तो बस शिकायत करे बेटा कि पीडीएफ निकला के बाद में गुरुजी हैंडराइटिंग चौकी को नहीं लिखे, तो भाई हैंडराइटिंग चौकी लिखने टाइम लगे भाई, ठीक है। उन दोनों काम एक हाथ थोड़ी हुए। तो 4 बेसिन हो गए और 14 जिले हैं। जिले की बात करें, 4 बेसिन के जिले कितने हैं? 14 जिले। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है, बेसिन कितने हैं? बेसिन की संख्या 4 है, ठीक है। बेसिन कितने? 4, ये अलग से पढ़ लेना। जिले कितने हैं? 14 है। बेसिन कौन कौन से? जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, विंध्यन बेसिन है और बीकानेर नागौर बेसिन है। इस प्रकार दिए गए में कौन सा एक आपका पेट्रो उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो आपका जैसलमेर हो गया, जोधपुर बेसिन इसके अंतर्गत नहीं है, ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। मजा आया ना? सारी चीजें एक साथ बता दी, आया कि नहीं आया ये बताओ। पशुधन सहायक के अंदर अभी तक तो पूछे गए प्रश्न है वो पीटीआई लाइब्रेरी में पूछे गए थे, अधीनस्थ बोर्ड नहीं पूछे थे, अधीनस्थ बोर्ड नहीं पूछे थे अभी तक तो।